हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने EXI सर्वर में लॉगिन कर चुका हूँ VMware EXI 6.50 एंड डाउनलोड द टूल्स एंड मैनेज टू द होस्ट फ्रॉम। और इस मेरे होस्ट की ये IP एड्रेस है, ये DHCP से रिलीज हुई है। तो गाइज आज क्लास थर्ड मेरा है। इस क्लास थर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी EXI सर्वर में कैसे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई VM इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो वैसे डेली मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को एक वीडियो आप डेली देखा करिए प्लीज़। तो अभी मैं आपको आज इसमें बताऊंगा कि कैसे हम इसमें GUI के थ्रू लॉगिन करते हैं, वेब GUI, और इसमें हम कैसे कोई VM वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं आपको बढ़ते हैं इसमें और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गाइज। तो सबसे पहले हमको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और हम गूगल क्रोम में आ जाते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ एक ओपन करके रखा है। मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारा IP एड्रेस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.112.129। और मेरा जो ये EXI मशीन है यहाँ पे इसकी IP 192.168.112.129। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्लास 2 में कि किस तरह से आप जब फर्स्ट टाइम EXI सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो अगर में कोई भी EXI सर्वर आपके पास है उसका डिफ़ॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है, डिफ़ॉल्ट यूजर नेम रूट, और पासवर्ड कस्टम आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपने VM में लॉगिन कर चुका है EXI सर्वर में। अभी EXI सर्वर का मेन डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अगर मैं आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो जैसे ही आप अपने EXI सर्वर में लॉगिन करेंगे तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यू आर करेंटली यूजिंग EXI इन इवोल्यूशन मोड, दिस लाइसेंस विल एक्सपायर इन 60 डेज। तो ये मेरा लाइसेंस जो गाइज है 60 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग पर्पस के लिए माई VMware में अकाउंट बना के किया था। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि माई VMware में कैसे अकाउंट बनाते हैं और कैसे ISO फाइल वहाँ से EXI का डाउनलोड करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से अब बंद कर देता हूँ, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए हमें। तो इसमें ये जो सब आइकॉन हैं इसके अंदर इनके कुछ आइडेंटिटी होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं VMware EXI, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मॉडल नेम है। अब यहाँ पे आप देखिए रूट एट 192.168.112.129। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। पहले तो ऑटो रिफ्रेश इन 50 सेकंड, अभी मैंने ऑफ किया तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करेगा स्क्रीन को 15 सेकंड 30 सेकंड जो भी आप टाइम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे चेंज पासवर्ड, अब आप चाहते हैं कि जो EXI सर्वर है इसका चाहते हैं कि आप पासवर्ड चेंज हो जाए या आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। और ये कुछ सेटिंग्स है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में अप्लायंस, टाइम आउट, रीसेट, डिफॉल्ट एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें में आप जा सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इससे लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये मेन ऑप्शन है जो हर कोई फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करता है तो उसको बताना मुझे चाहिए। तो ये आइकॉन हो गए। फिर यहाँ पे गेट वी सेंटर का मतलब ये होता है कि इन EXI के ऊपर एक VMware vCenter एप्लीकेशन, वर्चुअल एप्लीकेशन आएगा जो इन EXI सर्वर को इसको मैनेज करता है। तो आपके पास 3 से 4 5 EXI सर्वर है तो vCenter उसको मैनेज करेगा सब कुछ। तो वो कैसे होता है इसके ऊपर भी मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा इसी सीरीज में। अब सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ पे क्रिएट एंड रजिस्टर्ड VM। तो क्रिएट एंड रजिस्टर्ड VM कैसे करते हैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से शटडाउन कैसे करते हैं इस मशीन को, यहाँ से शटडाउन करते हैं मेंटेनेंस मोड में जाके। अगर आपको रिबूट करना है तो रिबूट यहाँ से कर सकते हैं, रिफ्रेश करना है यहाँ पे तो ये स्क्रीन को रिफ्रेश करना है तो यहाँ से आप स्क्रीन क्लिक करके ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे सेट एक्शन है, एक्शन में कुछ आइकॉन होते हैं, जैसे यहाँ से भी क्रिएट है VM कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट। तो VM क्रिएट करने के लिए मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए 3 ऑप्शन है, शटडाउन, रिबूट, सर्विसेज, मेंटेनेंस मोड। अगर इसको अपडेट करना तो आपको मेंटेनेंस मोड में जाना पड़ता है, लॉकडाउन मोड, और ऐसे बहुत सारे आइकॉन हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU आपने कितना यूज किया, कितना फ्री है, यहाँ पे इसकी जानकारी दे रहा है। मेमोरी आपने कितनी यूज किया है, कितनी फ्री है आपकी, यहाँ पे जानकारी दे रही है। और स्टोरेज कितना यूज हो रहा है और कितना नहीं, यहाँ पे आपको डिटेल मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ हार्डवेयर डिटेल में देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर नेम आ जाएगा, मॉडल नंबर आ जाएगा, CPU कितना, मेमोरी कितना है। और मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ें, IP एड्रेस क्या है,
मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कब कब ऑन हुआ, कब डाउन हुआ था, ये पूरा यहाँ पे, और इसका एक ग्राफ आ जाएगा, परफॉर्मेंस समरी लास्ट 1 आवर का बता रहा है। तो आई थिंक इसी के थ्रू आप पूरा मतलब फर्स्ट डैशबोर्ड पे ही सबसे ज़्यादा आपको डिटेल मिल जाती है। और कुछ यहाँ पर तो यहाँ से मैनेज का आइकॉन है, मैनेज पे आपको ये सारे मतलब सिस्टम, हार्डवेयर, लाइसेंस, पैकेज, सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड यूजर्स, तो इसको कैसे करना ना, इन सब के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ गाइज। सर्टिफिकेट बेस करना, ऑथेंटिकेशन बेस करना, यूजर का लॉग रोल क्या होना चाहिए, मतलब प्रिविलेजेस भी आप रख सकते हैं। तो क्या क्या कैसे होता है, मैं अभी एक स्टेप बाय स्टेप डेली में वीडियो इन सब के ऊपर बनाते रहूँगा। तो आज मेरा टॉपिक ये था कि आपको पूरे इसमें एक एक आइकॉन के बारे में समझा सकूं, जो आइडेंटिटी है उनके बता सकूं, और आज मैं एक वीएम इसके अंदर क्रिएट करूंगा। तो इतनी चीज़ मैं बताऊंगा इस क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में और उसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो डेली मैं एक चैप्टर इंक्रीज करते जा रहा हूँ। और ये मॉनिटर है, मॉनिटर में हम यहाँ पे क्लिक करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पे सब कुछ हमको दिखते रहेंगे। हार्डवेयर, इवेंट, टास्क, लॉग, नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन करना या जो भी हार्डवेयर आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन यहाँ पे हमने भी एक भी वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट किया, इसके लिए यहाँ पे 0 आ रहा है। स्टोरेज हमारा एक हमने 40 GB का स्टोरेज दिया हुआ था, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नेटवर्किंग में हमने ऑटो बाई डिफ़ॉल्ट एक नेटवर्क क्रिएट होता है, वो दिख रहा है, VLAN ID 0 है, और वी स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, एक स्विच अनअसाइन है। तो ये कुछ आइकॉन हो गए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें वर्चुअल VM हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए वर्चुअल VM क्रिएट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो यहाँ से आप क्रिएट वर्चुअल मशीन, उसके ऊपर क्रिएट VM पे कर सकते हैं, या होस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रजिस्टर एंड क्रिएट VM कर सकते हैं, या एक्शन में जाने के बाद क्रिएट एंड रजिस्टर VM कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही से बता, तीनों का मीनिंग एक ही है, और वर्चुअल मशीन क्रिएट करना हमको है, तो क्रिएट एंड रजिस्टर वर्चुअल मशीन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस देखिए एक स्टेप आपको ध्यान समझना। देखिए मैं ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट इंस्टॉल कर दूं, फिर आपको कुछ बाद में समझ में आए, फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो क्या है कि मैं एक चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हर एक की मीनिंग बताना चाहता हूँ, ताकि जब भविष्य में आप कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करें, वर्चुअल मशीन क्रिएट करें या हार्डवेयर इंस्टॉल करें, तो आपको हर एक ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसको अगर हम चेंजेस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ये इसके लिए यूज होता है अगर हम आप कभी फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम EXI सर्वर बनाया, उसमें मैंने एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई VM की फाइल नहीं है, OVA फाइल नहीं है, OVF फाइल नहीं है। तो ये अगर हम फ्रेश कहीं इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको क्रिएट अ न्यू VM पे क्लिक करनी, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है, डिप्लॉय अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम अ OVF और OVA फाइल। OVF और OVA में क्या डिफरेंस होता है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। OVF मीन्स होता है कि फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन के डेटा को कन्वर्ट करना, ISO इमेज या उसकी पूरे फाइल को कन्वर्ट करना। मतलब कोई आपके पास फिजिकल मशीन है, आप चाहते हैं इस फिजिकल मशीन का ISO इमेज पूरा कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल मशीन पे हम डाल दें, तो उसके लिए एक कन्वर्टर होता है, VMware vCenter स्टैंड अलोन कन्वर्टर होता है, जो क्या करता है किसी भी फिजिकल मशीन के वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करता है, एक फाइल क्रिएट करता है, उस फाइल का नाम होता है OVA फाइल, उस तरह से क्रिएट होती है। उसका एक एग्जाम्पल है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए, डिप्लॉय अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF टू OVA फाइल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मशीन टू, सॉरी गाइस मैं पॉइंटर हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर आए तो आपको सारी जानकारी मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिप्लॉय अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF टू OVA फाइल, फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन कन्वर्ट विथ द हेल्प ऑफ vCenter कन्वर्टर स्टैंड अलोन। ये एक कन्वर्टर होता है जो यहाँ पे VMware vCenter कन्वर्टर स्टैंड अलोन एक होता है। ये किसी भी फिजिकल मशीन है, जैसे उस पर आप इंस्टॉल कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, वो पूरी मशीन का एक बैकअप कॉपी क्रिएट कर देगा, फिर उसको आप किसी भी वर्चुअल मशीन में OVF फॉर्मेट में वो फाइल आ जाएगी, उसको आप इंपोर्ट करके ISO इमेज की तरह यूज कर सकते हैं। और इसको हम करते फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्टर है, यहाँ पे P2V फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्टर है ये। और इसको किसी EXI में होस्ट करने के लिए क्या करना है, वी कैन माउंट एनी EXI मशीन आफ्टर OVA टू OVF कन्वर्टेशन मीन्स, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम ये एप्लीकेशन किसी भी फिजिकल मशीन में इंस्टॉल कर देंगे और जब वो OVF टू OVA फाइल में कन्वर्ट कर देगा, तो वो जो OVA फाइल मतलब उसको हम कहीं भी किसी भी EXI सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग है। तो आपको मैंने 2 चीज़ क्लियर कर दिया कि ये डिप्लॉय क्रिएट अ वर्चुअल मशीन का क्या मीनिंग होता है, OVF टू OVA के क्या मेन आप इतना समझ सकते हैं कि फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्टर एक होता है जो स्टैंड अलोन, एंड
रजिस्टर एंड एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये कंटेंट हमारा है रजिस्टर्ड एंड एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन इन द VMware होस्ट क्लाइंट। अब इसमें कुछ मीनिंग समझते हैं हम। वी वांट टू ट्रांसफर VM विद द हेल्प ऑफ मैनुअल रजिस्ट्रेशन विथ EXI2, मतलब EXI2 में मैं EXI1 से कैसे हम ट्रांसफर करेंगे। तो विदाउट vCenter vMotion, अगर इसको हमको करना है तो मैनुअल हम करेंगे इसको, और ये ऑटोमेटिकली भी होता है कि vCenter के थ्रू होता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन द, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल रखा हूँ, जैसे ये हमारा EXI1 है, इस पर हमने, और ये EXI2 हमारा है, हमारे पास 2 EXI सर्वर है, और ये हमारा शेयर स्टोरेज है। ये शेयर स्टोरेज मतलब ये स्टोरेज जो है EXI1 से भी कनेक्टेड है, EXI2 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक VM क्रिएट किया EXI1 पे, सॉरी गाइज, EXI1 पे हमने एक VM क्रिएट किया, मीन्स वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये वर्चुअल मशीन जो है EXI2 से भी कनेक्टेड रहे। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि हमने फिर वापस हमने यहाँ पे, सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना भूल गया, हमने EXI1 पे कोई मशीन क्रिएट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये इनकेस हमारा ये मशीन फेल हो जाए तो हमारा ये VM भी तो फेल हो जाएगा, मीन्स शटडाउन हो जाएगा। जो एप्लीकेशन और ऐप्स OS चल रहे थे, जो ऐप यूजर्स यूज कर रहे थे, तो शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाए, तो हमारा VMware इंस्टॉल करने का कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको .vdmx फाइल एक होती है, उसके ऊपर हमको रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपको EXI2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे EXI2 सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये मशीन जो है EXI2 के पास आ जाएगा। तो इसमें अब क्या होगा कि ये स्टोरेज डेटा तो यहाँ पे है, यहाँ से सिर्फ इसमें इस मशीन में क्या EXI1 में क्या CPU रैम यूज कर रहा है, यहाँ से CPU रैम यूज कर रहा है, लेकिन डेटा फाइल यहाँ पे तो डेटा स्टोरेज से जब ये कनेक्टेड रहेगा दोनों, तो डेटा यहाँ से उठा लेगा, और CPU और जो कि प्रोसेसर CPU और रैम यहाँ से मिलेगा, तो मशीनें चलते रहेगा। फिर अगर ये स्टोरेज मतलब ये EXI सर्वर डाउन भी हो जाता है तो भी आपका यहाँ से काम चलता रहेगा। तो इसमें नो डाउन टाइम हो जाएगा। अगर एक हार्डवेयर फेल होता है तो भी दूसरे हार्डवेयर पे चल सकता है। तो यही मेरा कहने का पूरा एक मीनिंग है कि हम जो इसको हम कहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, तो ऑटोमेटिक भी ट्रांसमिशन होता है, vMotion के थ्रू भी होता है, vCenter के थ्रू भी होता है। उसको कैसे करते हैं मैं ये भी वीडियो में करके आपको दिखाऊंगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो आपको मैंने ये भी बताया, अब हमको क्या करना है कि हमको क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम अभी हमारे पास कोई हमने कोई भी किसी फिजिकल मशीन से कोई OS फाइल कॉपी नहीं किया है, ना कोई हमारे पास दो EXI सर्वर है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू VM पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। मैं एक एक चीज़ का आइकॉन आपको मीनिंग समझा रहा हूँ गाइज, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे नेम होता है, नेम आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पे टेस्ट सर्वर मैं नाम ही डाल देता हूँ, Windows 7। अब यहाँ पे कंपेबिलिटी में यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। गेस्ट फैमिली OS, मतलब आपको पता होना चाहिए कि Windows 7 जो है किसका फैमिलियर है। तो मतलब फैमिलियर मतलब क्या था, वो किसका है, तो विंडोज का है भी है, ये सबको क्लियर है। अब गेस्ट OS वर्जन पूछ रहा है, तो गेस्ट OS कौन सा वर्जन है, हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 32 बिट का वर्जन हमने लिया हुआ है, तो हमने वो सिलेक्ट किया। जो भी ISO फाइल लेंगे उसका वर्जन और उसका फैमिलियर कौन सा गेस्ट OS है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आपको कर देना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड में आप डेटा ये यहाँ से स्टोरेज में उठाएगा, और इसमें मतलब जो हमने शेयर 40 GB की स्टोरेज दिया हुआ था उसका कुछ डिटेल दे रहा है। इसको हमको यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, हमको नेक्स्ट कर देना। अगर आपके पास दो डेटाबेस रहेगा तो वहाँ पे 2-3 बताएगा। अब गाइज अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इसने एक कोर CPU ले लिया, मेमोरी 1 GB लिया है, हार्ड डिस्क 24 GB लिया हुआ है, और ये आप कुछ बाई डिफॉल्ट। अब इसको आप चाहेंगे तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि 1 GB में काम नहीं तो आप इसको बढ़ा दीजिए, जैसे मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 25 GB कर दिया समझ लीजिए, तो आप भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको एज ए रिक्वायरमेंट, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइज, है ना। तो अब आपको हम बढ़ते हैं यहाँ पे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं चेंज करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस है जो हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ एक बार मैं वापस आपको ब्रीफ कर देता हूँ।
आपको अगर कहीं भी कुछ लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ दिया हूँ या कुछ है, तो आप मुझसे कमेंट भी करेंगे, तो मैं आपको हर एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा, आपको डिटेल दूँगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको नाम देना है, नाम देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे साइज़ वगैरह मतलब फैमिलियर कौन सा है वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऑलमोस्ट मैंने करीब मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया है। मैं जस्ट एक बार ओवरव्यू कर रहा हूँ कि आपको अगर इसमें कहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ें, सारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरह से किया है, इसमें नो डाउट। अभी हमको यहाँ पे कर देना नेक्स्ट, और यहाँ पे हमको कर देना है फिनिश। यहाँ पे इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, और हमको इसको कर देना है फिनिश। अब जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे क्रिएटिंग VM रूट कंप्लीट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे भी देखिए वर्चुअल मशीन क्रिएट सक्सेसफुली। आप देख सकते हो वर्चुअल मशीन यहाँ पे पहले 0 था, अब 1 आ गया, विंडोज 7 आ गया। अब इसको हमको क्या देना है, अभी हमने मशीन क्रिएट कर दिया लेकिन हमने ISO इमेज अभी इसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो हमको ISO इमेज कैसे सिलेक्ट करना पड़ता है, हमको यहाँ से इस VM को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको चले जाना है सेटिंग्स में, एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन में क्लिक करने के बाद गाइज आपको चले जाना है एडिट सेटिंग में जाना है। एडिट सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विजार्ड खुलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि CD DVD, तो यहाँ पे अगर आप CD DVD स्कैन करते तो होस्ट डिवाइस करना पड़ेगा। अगर आप ISO इमेज कोई सिस्टम पे रखे हुए हैं और वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डाटा स्टोर पे क्लिक करना है, ISO फाइल पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप चाहेंगे तो मैंने यहाँ पे अभी विंडोज 7 को ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, अगर मैं मतलब यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। अगर मैं अपलोड करना तो आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, आपको जो भी ISO इमेज कहाँ पे रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे विंडो ISO है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप जो भी ISO सिलेक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने 7 को ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं 7 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ISO इमेज कनेक्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब क्या करूँगा, मशीन का पावर ऑन कर दूंगा और इसको हम अलग कंसोल में देख लेते हैं। यहाँ से कंसोल हम ले लेते हैं। यहाँ सॉरी गाइस, क्या हो रहा है मेरा माउस, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी आ जाएगा ये। यहाँ पे कंसोल ओपन हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं विंडोज 7 इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने ISO इमेज ऑलरेडी अटैच कर दिया है, तो उसी के बेस में और ऑन हो जाएगा। इसमें और कुछ देखिए, विंडोज इज लोडिंग फाइल। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सक्सेसफुली वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको एक स्टेप बताया। इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था जो मैंने आपको मिस किया हो। तो आप इसको देख के तो इतना कर सकते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन में क्रिएट करना समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मशीन ऑलरेडी देखिए ओपन हो चुका है, और बस इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं कैसे मशीन को इंस्टॉल करना होता है। तो मैं अभी यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मशीन में, अगर मैं यहाँ से रिप्लेस भी करूँ तो ये मशीन मेरा करीब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल मतलब प्रोसेस पे आ गया, तो आगे का स्टेप आप भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता कि इस प्रकार से मशीन को हम इंस्टॉल करते हैं। अब मैं डेस्कटॉप मतलब डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और मैं दिखाऊंगा ये कि मैंने जब ये मशीन इंस्टॉल की तो देखिए मेरा रैम और CPU कितना यूज हो गया। मेरा CPU अभी 40 मतलब अभी मेरा काफ़ी CPU फ्री है, लेकिन मेरा मेमोरी ऑलमोस्ट 61% यूज चुका हो जाए, और स्टोरेज मेरे 87% यूज हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं गाइज। तो और हमने जो टास्क परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली आ गया है। पावर ऑन VM, वापस हमने पावर ऑन किया, ये पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं चाहिए तो यहाँ से एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कि ये सब यूजेस मेरा यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली एक VM भी क्रिएट कर लिया है जो मेरा नॉर्मल मोड में स्टेटस नॉर्मल है, प्रॉपर चल रहा है। तो गाइज आपके इतना अभी की वीडियो के लिए इतना ही है, और अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइज। और
मुझे एक एक करके सारे वीडियो भी बनाने हैं और आप सबको सब कुछ सिखाने भी हैं। तो गाइज आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर में फटाफट देने की ट्राई करूँगा। और तो गाइज इस क्लास के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।